हाँ, सभी छात्र एवं छात्रा ध्यान दें, आप लोगों के लिए 2020 और 21 के बीच आपको आगामी कह सकते हैं यूपीएसआई, टीजीटी और पीजीटी के लिए राज्य व्यवस्था या संविधान की चर्चा होगी या क्लास प्रारंभ होगा यूट्यूब चैनल गंगा प्रकाशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जब आपका संविधान या राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तब आप लोगों को जो है WPT जो हमारी किताब चलती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उस किताब का हम नाम रखे हैं WPT, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या विचारक। अब ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त अभी आपको जो है यूपीएसआई के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी बुक संविधान की किताब चलती है राज्य व्यवस्था गंगा प्रकाशन में, लेकिन उसको पुनः संशोधित किया जा रहा है 20 सितंबर तक। उसमें स्पेशल जो किताब बन रही है यूपीएसआई में, उसमें आपका जो है राज्य व्यवस्था या संविधान और मूल विधि को रखा गया है, और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से किताब जो है प्रकाशित हुई है राज्य व्यवस्था और संविधान के लिए। लेकिन जो है यूपीएसआई के लिए इसमें संविधान और मूल विधि है, उस पर जो है 20 या 22 सितंबर तक गंगा प्रकाशन के माध्यम से आप सभी छात्रों को पुस्तक उपलब्ध होगी और निःशुल्क आप सभी यूपीएसआई के छात्रों को निःशुल्क जो है राज्य व्यवस्था और संविधान और मूल विधि के कुछ बिंदुओं पर चर्चा विस्तृत रूप में की जाएगी। 20 से 22 सितंबर तक मार्केट में पुस्तक गंगा प्रकाशन की उपलब्ध हो जाएगी लगभग सभी बुक स्टॉलों पर। ध्यान दीजिए, आपका जो है राज्य व्यवस्था या संविधान का जो डेवलपमेंट है, विकास है, कैसे हुआ, आप ध्यान दीजिए। जैसे आप अनुच्छेद को रखते हैं, जैसे अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की रीति है, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 56 में निर्वाचन का राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। तो जो ये अनुच्छेदों का विस्तृत चर्चा होगी, संपूर्ण अनुच्छेदों की हम तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। जो भी 395 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों की हम तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखेंगे। सभी छात्र ध्यान से समझेंगे। हमारी पुस्तक में चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा हम अनुच्छेदों की व्याख्या किए, तुलनात्मक रूप में व्याख्या दिए हैं। सभी छात्र जो है आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं, सहजता से उसका अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जैसे भारतीय संविधान में फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार, जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। या कह सकते हैं भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 क में आपका जो है मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था। पूरी संविधान की डिटेल व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले संविधान के जो स्ट्रक्चर है, संरचना है कि प्रक्रिया कैसे हुई। ध्यान दीजिए, संसार परिवर्तनशील, भगवान बुद्ध भी कहते हैं। शासन के स्वरूप में भी बदलाव आता है। कभी शासन पूरे विश्व में, कभी शासन राजतंत्रात्मक रहा, कभी जो है कुलीन तंत्रात्मक रहा, कभी वर्ग तंत्र रहा, कभी जो है प्रजातंत्र रहा। इस तरह से शासन के स्वरूप में बदलाव आता गया है। भारत में आप अगर देखें तो एंशिएंट में और मिडुअल में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में राष्ट्रीयता की बात आती है। मौर्य सम्राट अशोक के समय में राष्ट्रीयता की बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राष्ट्रीयता की बात आती है। और
औरंगजेब के समय में भी कह सकते हैं, मुगल बादशाहों के समय में भी कुछ जो है एकीकरण की बात आती है, लेकिन संपूर्ण भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति रही है। इन राजाओं के यदि नाम छोड़ दिया जाए, जब भारत में अंग्रेज प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। आज केवल लेक्चर आप समझने का प्रयास करें। भारत में जब अंग्रेज प्रवेश करते हैं, यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है, उन कंपनियों में भारत पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और वो जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, उसको सफलता मिलती है। 1760 में वानडीवास के युद्ध में आपको अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय होता है। फ्रांसीसी एकमात्र जो है भारत में कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी, वह सरकारी उपक्रम था, लेकिन संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। यहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ती है। वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से बात को समझने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, या कह सकते हैं 1600 ईस्वी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटेन में होती है, और जो ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय वहाँ की जो शासिका थी महारानी एलिजाबेथ थी, और महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल को ब्रिटेन का जो है गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो वह उसमें 217 लोग शेयर होल्डर थे, और 133 पाउंड की धनराशि से ध्यान दीजिए, महारानी एलिजाबेथ के समय में, महारानी एलिजाबेथ के समय में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और चार्ल्स मेयर, सभी छात्र ध्यान दीजिए, चार्ल्स मेयर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम अध्यक्ष थे। 217 लोग शेयर होल्डर थे, और 133 जो है पाउंड धनराशि से कंपनी की शुरुआत होती है। आप ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आपका वेनिस भी आता है, और पुर्तगाली भी आते हैं, और फ्रांसीसी भी आते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगाली सबसे अंत तक जाते हैं। 1961 में पुर्तगाली गोवा, दमन द्वीप को छोड़ते हैं। सभी छात्र ध्यान दीजिए, पुर्तगाली पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। पुर्तगालियों के बाद आने का जो कंपनी का क्रम है, डच आते हैं, और डच के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तब फ्रांसीसी कंपनी। पुर्तगालियों की कंपनी 1503 में स्थापित हो जाती है, 1602 में डच कंपनी की स्थापना हो जाती है, और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है भारत में होती है। या कह सकते हैं 1503, 1605 और 1608 और 1668 में कंपनी की स्थापना भारत में होती है। यानी ध्यान दीजिए, पुर्तगाली कंपनी भारत में फैक्ट्री स्थापित, कोठी स्थापित करने का जो समय है 1503 में पुर्तगालियों की कंपनी, 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम में होती है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में होती है, और 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका सूरत में। तो ध्यान दीजिए, सबका जो है अलग अलग है, लेकिन कंपनी की चर्चा आपका आधुनिक इतिहास का विषय है, संविधान का विषय नहीं है। यहाँ केवल आपको यह जानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और उसके बाद सबसे पहले वह कलकत्ता में अपना जो है
एक तरह से कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार करने के लिए केंद्र बनाती है। और कलकत्ता है, मद्रास है और बम्बई, इन तीन जो है जगहों पर वो अपना प्रेसिडेंसी बनाती हैं। जो बम्बई है उसके संस्थापक जे जैन ओंगियार हैं और कलकत्ता के जो है जाट चारनाक हैं और मद्रास की स्थापना करने का श्रेय फ्रांसिस डे को है। अब ध्यान दीजिए, आपका जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीन प्रेसिडेंसियों के माध्यम से संपूर्ण भारत को धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार स्थापित कर। महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ केवल 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन बाद में भारतीय स्थिति को कंपनी समझती है। प्लासी का जो युद्ध होता है 23 जून 1757 को, उस युद्ध में कंपनी की स्थिति कमजोर थी। छल और कपट और विश्वासघात के आधार पर लॉर्ड क्लाइव को सफलता मिलती है, लेकिन 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी जो है एक शक्तिशाली के रूप में, शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। और 1765 में इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक 8 अगस्त 1765 को और एक आपका 12 अगस्त 1765। कहीं कहीं पुस्तक में दिया रहता है कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है और आपका 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। इस संधि की प्रक्रिया के बाद भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान की संरचना डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो अधिनियम बनता है उस अधिनियम पर ध्यान दीजिए। आपका जो है ये सब IAS का क्वेश्चन है, छात्र ध्यान दें। ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के समय में स्थापित हुआ। इस कंपनी का प्रथम चेयरमैन चार्ल्स मेयर था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने लोग अपनी पूंजी लगाए थे? 217 लोग लगाए थे। 133 पाउंड धनराशि से कंपनी की शुरुआत होती है। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल को ब्रिटेन के इतिहास में गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आप सभी छात्र ध्यान दीजिए, जो भारतीय संविधान का डेवलपमेंट है, विकास है, उसका इस तरह से आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले 1726 का अधिनियम पारित होता है। 1726 के बाद 1773 का अधिनियम पारित होता है। 1773 के बाद 1781 का अधिनियम पारित होता है। फिर 1781 के बाद 1784 का अधिनियम पारित होता है। 1784 के बाद 1813 का अधिनियम पारित होता है। छात्र ध्यान दें, 1813 के बाद 1833 का अधिनियम पारित होता है। 1833 के बाद 1853 का अधिनियम पारित होता है। 1853 के बाद 1858 का अधिनियम पारित होता है। 1858 के बाद 1861 का अधिनियम पारित होता है। 1861 के बाद 1892 का अधिनियम पारित होता है। 1892 का अधिनियम पारित होता है। फिर 1909 का अधिनियम पारित होता है। 1909 के बाद आपका जो है 1928 में साइमन कमीशन का गठन होता है। भारतीय संविधान के विकास के लिए, आपका डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 में 27 में ही गठित होता है, लेकिन 28 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 28 में प्रारूप में विकसित प्रारूप के रूप में अस्तित्व में आता है। 27 में वो चलते हैं। इसके बाद आपका भारतीय संविधान में आपका 1935 का अधिनियम पारित होता है। 1935 के बाद 1942 में भारतीय संविधान के विकास के लिए
आपका किस प्रस्ताव आता है 1942 में। उसके बाद 25 जून, आप सभी छात्र ध्यान दीजिए, 25 जून 1945 को भारतीय संविधान के विकास के लिए शिमला समझौता होता है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जिसके तहत संविधान सभा का चुनाव होता है और संविधान सभा का गठन। अब ध्यान दीजिए, तब आपको चर्चा की जाएगी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 से 3, 5 तक जो है नए राज्यों के गठन के प्रारूप है। भाग 2 में जो है आपका नागरिकता है। नागरिकता में जो है आपका कौन कौन अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उपबंध है। और अनुभाग 4 क में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का संबंध जो है अनुच्छेद जो 51 क से लेकर 100 तक है, जो आपका जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उपबंधित किया गया। पहले केंद्र की चर्चा होगी, फिर राज्य की चर्चा होगी, तब अलग अलग जो है जो स्वतंत्र इकाई हैं उनकी भी चर्चा की। अब ध्यान दीजिए, भारतीय जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, या कह सकते हैं कंपनी के इतिहास के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी छात्र, 1726 का अधिनियम, 1726 का एक्ट बोल सकते हैं, 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट है। उसके बाद 1784 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, 1813 के एक्ट के बाद 1833 का एक्ट है, 1833 के बाद 1853 का एक्ट है, 1853 के बाद 1858 का अधिनियम है। 1 नवंबर 1858 का अधिनियम पारित होता है। संपूर्ण भारत को ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद फिर 1861 का अधिनियम पारित होता है, 1892 का अधिनियम पारित होता है। 1892 के बाद जो है 1909 का अधिनियम पारित होता है, 1919 का अधिनियम पारित होता है, 1928 में साइमन कमीशन की बात होती है, 1935 में आपका जो है 1935 का अधिनियम पारित होता है। फिर 1942 में कृषि प्रस्ताव होता है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित होता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जिसके तहत संविधान सभा का निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष रूप से उसकी चर्चा स्थान पर आपको क्रमशः की जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इन सबको अगर आप जान जाते हैं तो आपका जो है इसमें जो है क्या होता है, इसकी प्रक्रिया में 35 में क्या होता है, 42 में क्या होता है, 84 में क्या होता है, सबकी अलग अलग चर्चा की जाए। 1726 में राजपत्र घोषित होता है, लेकिन आपका 1773 देखें, 1773 को आप यदि देखें तो 1773 का अधिनियम वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में आपका पारित होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। भारतीय संविधान की शुरुआत यही से हुई। आपका यूपीएसआई में पीजीटी में भी प्रश्न बन सकता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इसके जन्मदाता नॉर्थ ब्रुक हैं। इसके जन्मदाता जो है नॉर्थ ब्रुक हैं, नॉर्थ ब्रुक हैं। ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में 1774 में, सभी छात्र ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट के जन्मदाता कौन है, नॉर्थ ब्रुक हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित होता है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जिनका समय काल 1772 1784 है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार 1774 में कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है।
1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई तो इजेलियस इम्पे इसके प्रधान न्यायाधीश बने, यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इजेलियस इम्पे बने, जो वारेन हेस्टिंग्स के मित्र थे। आपका हाइड और लिमेस्टर अन्य न्यायाधीश थे। यानी कह सकते हैं पहली बार भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इजेलियस इम्पे थे और अन्य न्यायाधीशों में हाइड थे और लिमेस्टर थे। सभी छात्र ध्यान दीजिए, यही से आपकी प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। रेगुलेटिंग एक्ट के पिता नॉर्थब्रुक हैं। 1773 के तहत ही यह प्राविधान बना, जैसे आपका ये कलकत्ता है, ये आपका बम्बई है, ये आपका मद्रास है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हाइपोथेसिस करिए, कल्पना करिए कि आपका कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये बी है, बम्बई है। सभी छात्र आईएएस, पीसीएस, यूपीएसआई के छात्र ध्यान दें, ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये बम्बई। 1773 के अधिनियम के पहले बम्बई अपना अलग कार्यभार देख रही थी, मद्रास अपना अलग कार्यभार, कलकत्ता अपना अलग। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्राविधान बना, यह उपबंध बना कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कार्य करेगी। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आपका 1784 का अधिनियम चलेगा, और आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। सामान्य परिचय के रूप में ये आपको बताया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी यूपीएसआई के छात्र, उनके लिए 20 से 22 सितंबर के बीच आपको गंगा प्रकाशन के माध्यम से संविधान और मूल विधि की पुस्तक प्रकाशित होगी और आपको निःशुल्क सभी उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई सभी छात्रों को निःशुल्क जो है संविधान की कक्षा दी जाएगी। और टीजीटी, पीजीटी के लिए अन्य जो टॉपिक हैं, जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचार, पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत की भी चर्चा की जाएगी विस्तृत रूप में। उस पर भी हम पुस्तक की रचना की है। पुस्तक की रचना करने का श्रेय परमात्मा की कृपा होती है। बिना प्रभु की कृपा से कोई भी नया काम नहीं हो सकता है। नवीन कार्य करने के लिए परमात्मा का सहयोग होना चाहिए और आपका विश्वास हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो। लाख अपनी पुस्तक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, शांति, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग होगा, तभी जो है सृजनशील कार्य होता है। कोई भी कमेंट करना हो, आप गंगा प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।